हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। देखिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए दृष्टि आईएएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको दृष्टि आईएएस के सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे किसी भी एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यह जो प्रैक्टिस सेट है दृष्टि आईएएस के मंथली मैगजीन में दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 69th बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और परीक्षा की जो संभावित तिथि है ये आप जानते हैं 30 सितंबर 2023 है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न और भी आपको स्पष्ट दिखाई दे। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। और देखिए 69th बीपीएससी पीटी 2023 दृष्टि आईएएस प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पूरा सेट को लगाइएगा और अपना स्कोर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है। तो देखिए मोहनजोदाड़ो से मिली मोहरों पर नाव का एक मॉडल देखा जा सकता है तथा साथ ही साथ लोथल की खुदाई से नावों के मिट्टी के मॉडल मिले हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इससे पहले दृष्टि आईएएस के लिए 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए दृष्टि आईएएस का मैंने सेट नंबर 1, 2 और 3 कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। चालकोलिथिक युग पहली अवधि थी जब धातु का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था। किन नदियों के बीच स्थित था तक्षशिला। तो फ्रेंड्स यह सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। तो फ्रेंड्स यह महावामसा में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महावामसा। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और देखिए यहाँ से आपको सत्य कथन चुन करके बताना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बिल्कुल सही है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मगध पर शुंग राजवंश की स्थापना किया था। तो ये बिल्कुल सही है। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ जिसने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। ये भी जो है सही दिया गया है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों जो है कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। पुराणों में किस राजवंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये कहा गया है इक्ष्वाकु राजवंश के शासकों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए भारत की पूर्वी कृष्णा नदी घाटी में इक्ष्वाकु राजवंश का शासन था। उनकी राजधानी विजयपुरी में थी और इक्ष्वाकु को आंध्र इक्ष्वाकु या विजयपुरी के इक्ष्वाकु के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि संगम, सालुप और तुलुप, ठीक है, एक और राजवंश है, इसका नाम है अराविडो। ठीक है, अराविडो। ये चारों वंशों का नाम याद रखेंगे, संगम, सालुब, तुलुब और अराविडो। ये शासक निम्नलिखित में से किन राजवंश से संबंध है। तो ये संबंध है विजयनगर से। विजयनगर की स्थापना जो है किसने किया है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये किया था 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो ये हम्पी थी। क्लियर, कहाँ पर थी, हम्पी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तब बलवन ने जिले इलाही की उपाधि धारण किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिले इलाही की उपाधि धारण किया था। ठीक है, बलवन ने अपने विरोधियों के प्रति रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इसलिए जो है बलवन ने तुर्कान चहलगामी जो संगठन था इल्तुतमिश ने स्थापित किया था, उसको अंत किया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंगे, गुलाम वंश का शासक था। फर ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? फर ए इजदी, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये आपका शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा जो है यह विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में पद और कार्य से रहित जागीर को क्या कहा जाता था? मुगल काल में पद और कार्य से रहित जागीर को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था इनाम जागीर। क्या कहा जाता था? इनाम जागीर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि शिवाजी के समय सरनौबत का पद संबद्ध था। तो देखिए शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था अष्टप्रधान, क्या था वो? अष्टप्रधान था। ठीक है फ्रेंड्स, अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें जो सरनौबत था, सरनौबत ये किससे संबद्ध था? तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता था सैन्य प्रधान यानी कि सेनापति। तो सैन्य प्रशासन से राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। देखिए पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है। पुर्तगालियों का जो वायसराय था अल्बुकर्क, इसने 1510 में जो है बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था 1510 में। तो ये 1499 है जो कि गलत है। उसके बाद देखिए अंग्रेज ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाया था, बिल्कुल ये सही है। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी सही दिया गया है। तो कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सत्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना किया था? राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना किया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये लाहौर में किया था अदालत आला की स्थापना रंजीत सिंह ने। ठीक है, कहाँ पर? लाहौर में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था। कौन कौन से था ये? तो पेशावर, उसके बाद कश्मीर, मुल्तान और लाहौर था। ठीक है, चलिए। और 1809 में, याद रखेंगे 1809 में चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह के बीच जो है अमृतसर की संधि हुई थी, ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? सहायक संधि जो है स्वीकार नहीं किया था। अच्छा, हैदराबाद की जो निजाम थे ये वेलेजली के सहायक संधि को सबसे पहले इसने स्वीकारा था 1798 में। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया स्वीकार नहीं किया है, तो ये कौन थे? तो ये इंदौर के होलकर राज्य थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? किसने नहीं किया था, ये आपसे पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका हैदराबाद के निज़ाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 16 नंबर देखिए कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो ये संबंधित था मुंडा विद्रोह से। तो 1899 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का जो है यह एक विवरण था। उसके बाद चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे। और फ्रेंड्स इस सेशन को हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है, ये कहा था दयानंद सरस्वती जी ने। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती जी ने। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? तो फ्रेंड्स ये की गई थी किसके शासन काल में? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? तो फ्रेंड्स उसका जो नाम था उसका नाम था लैंड होल्डर्स सोसाइटी, यानी कि जमींदारी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1838 में किसने किया था? तो याद रखेंगे द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है? तो ये लिखा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पूरा सेट को लगाइएगा और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो है सेवा धर्म अपनाया था। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना पूछा जाता है गांधी जी ने कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में डरबन के समीप। और कब किया था?
तो इसको भी आप ज़रूर याद रखेंगे। इन्होंने किया था 1904 में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किया था किसने? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे ये किया था वीपी वाडिया ने। किसने किया था? वीपी वाडिया ने किया था प्रथम मजदूर संघ की स्थापना। ठीक है, और इस संगठन का नाम मद्रास मजदूर संघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ये आपको पता है लॉर्ड एलनब्रो था, और इसने 1843 के 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का अंत किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो फ्रेंड्स ये कहा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये हैदर अली खान ने किया था। बिहार से संबंधित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से, 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के दृष्टिकोण से, इसलिए बिहार वाला जो सेक्शन है उसको ध्यान से देखिएगा। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो 1830 के दशक में पटना नगर जो केंद्र था ये बहावी आंदोलन का केंद्र था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, और आप निश्चिंत रहिएगा, बिहार की इतिहास चाहे वो प्राचीन हो, मध्यकालीन हो या आधुनिक हो, जिसमें बिहार के योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में भारत के, इससे रिलेटेड मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करवा दूंगा। एक ऐसा रामबाण है मेरे पास, वहीं से प्रश्न बनता है हमेशा बीपीएससी में, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये आपको पता है कि 1908 में किया गया था। 1908 में, डेट भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, 30 अप्रैल 1908 का दिन था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह प्रयास किया था। ठीक है, और इसी के चलते खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1934 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 29 नंबर है कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में से वर्गीकृत किया गया था। तो बिहार के कृषक वर्गों को किस श्रेणी में वर्गीकरण किया गया था इनका? तो ये त्रिमुखी वर्गीकरण है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो आपको पता है ये बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने। ठीक है, और विक्रमशिला धर्मपाल ने करवाया था। चलिए निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण जो है ये दामोदर नदी होता है, स्वर्णरेखा नदी है, चंबल नदी है, बनास नदी है। तो यहाँ पर देखिएगा इन 4 नदियों का मैंने नाम रखा है अध्यारोपित नदी में। किसका किसका? दामोदर, स्वर्णरेखा, चंबल और बनास। तो यहाँ पर देखिए चंबल दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी एक लैगून झील नहीं है? लैगून झील नहीं है कौन सी, इसमें से पूछा गया है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका पेरियार झील हो जाएगा। पेरियार झील कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चिल्का झील, यहाँ पर देखिए अष्टमुडी झील। चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा में। अष्टमुडी कहाँ पर है? केरल में। पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ये भी जो है पुलिकट, ये भी लैगून झील है। साथ ही साथ वेम्बनाड झील, ये भी लैगून झील है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान जो है ये पंपास कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये पंपास कहलाता है, ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि माउंट टिटलिस स्थित है। माउंट टिटलिस स्थित कहाँ पर है? तो माउंट टिटलिस जो है फ्रेंड्स ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। 35 नंबर है कि डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ निम्नलिखित नहीं होते हैं। जो निम्नलिखित नहीं होते हैं, डेल्टा का निर्माण जो है उन स्थानों पर होता है जहाँ निम्नलिखित नहीं होते हैं। तो गहरा समुद्र हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए डेल्टा का निर्माण तब होता है जब समुद्री लहरें कमजोर होती हैं और नदी का प्रवाह मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कौन है, मतलब कहाँ पर है? तो ये अमेजन है, ब्राजील राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, जिसमें चूना पत्थर होता है। अगला प्रश्न है कि अलंकेश्वर प्रसिद्ध है।
अलंकेश्वर जो है ये प्रसिद्ध है किस लिए? तो फ्रेंड्स यह पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है अलंकेश्वर। ठीक है, चलिए। अच्छा, निम्नलिखित में से देखिए किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिले हैं? कहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिले हैं? तो ये कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर जो है इसमें किस नदी से पानी आता है? तो ध्यान रखेंगे त्रिवेणी नहर में जो है गंडक नदी से पानी आती है। क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। देखिए, प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी कि जो वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे कौन कौन से हैं? तो आपको पता है कि जो वेरिएबल्स प्रभावित नहीं होता है वो क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, आवृत्ति कभी भी प्रभावित नहीं होता, वो बदलता नहीं है। तो जहाँ जहाँ आवृत्ति है आप उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, यानी कि तरंग दैर्घ्य और वेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसको कहा जाता है दीर्घ दृष्टि दोष को। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ दीर्घ दृष्टि दोष को। अब पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो निकट को किया जाता है अवतल लेंस के प्रयुक्त करके, और दीर्घ दृष्टि दोष जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है इसको उत्तल लेंस के प्रयुक्त से ठीक किया जाता है। उसके बाद देखिए, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको भी पता होगा, यह वाष्पीकरण है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। तो ये आयनोस्फीयर के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? आयनोस्फीयर के द्वारा किया जाता है, आयन मंडल के द्वारा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में पूछा गया तो ये विद्युत मोटर है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा पूछेगा तो ये जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? तो यह एक आणविक भट्ठी है। क्या है परमाणु रिएक्टर? एक आणविक भट्ठी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भूस्थैतिक स्थिति क्या है? भूस्थैतिक स्थिति जो है ये क्या है? तो देखिए, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस ये क्या है? यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है THAAD। ठीक है, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस ये क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस ये जो है अमेरिका का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो देखिए, यहाँ कहीं भी नहीं दिया गया है, तो ऊपर में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में सी द्योतक है। ई क्या है? एनर्जी है, एम क्या है? मास है, और सी जो है ये क्या है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो सी जो है ये प्रकाश की गति है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोलैक्सो होता है। सोलैक्सो जो है ये क्या है? सोलैक्सो जो है एक सौर रिक्शा है। क्या है? सौर रिक्शा है, याद रखेंगे। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ये बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, और बीपीएससी ने इसका आंसर गैस दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो स्नेहक इसमें से जो है कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट है। कौन सा? ग्रेफाइट का इस्तेमाल स्नेहक के रूप में भारी मशीन में किया जाता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में आयोडीन रहता है। कौन सा? आयोडीन राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए, ट्यूबलाइट में भरी होती है। ट्यूबलाइट में भरी होती है, तो ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प और कम दाब पर निष्क्रिय गैस ऑर्गन भरी जाती है। तो कम दाब पर निष्क्रिय गैस ऑर्गन और कम दाब पर पारे की वाष्प, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीला धोता यानी कि ब्लू विट्रियोल का रासायनिक रूप क्या है? ब्लू विट्रियोल क्या है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, फिनॉल का प्रयोग जो है मुख्यतः बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। इसका पर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस सेट में इसका आंसर दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका निर्माण फिनॉल का बेकेलाइट में मुख्यतः किया जाता है। लेकिन
नायलॉन के भी निर्माण में फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो नायलॉन होना चाहिए राइट आंसर, ठीक है, लेकिन इसका आंसर दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि गैसोहॉल एक मिश्रण है। गैसोहॉल जो है यह मिश्रण किसका है? तो गैसोहॉल जो है फ्रेंड्स यह मिश्रण किसका है? तो फ्रेंड्स ये मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का, ठीक है। एथेनॉल याद रखेंगे आप, बाकी गैसोलीन तो आपको याद ही रहेगा, एथेनॉल याद रखेंगे आप। चलो उसके बाद देखिए ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस उदाहरण है तो ह्यूमस जो है यह जैविक मृदा कोलाइड का उदाहरण है। जैविक मृदा कोलाइड, यहाँ जैविक कोलाइड दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे 59 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? अकार्बनिक यहाँ पर पूछा गया है, तो अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक जो है ये कौन सा है? बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। बाकी फॉस्फिन हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये आपका कार्बनिक है, हाइड्रोजन साइनाइड है ये, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं यांत्रिक समर्थन के लिए, यानी कि यांत्रिक अवलंब के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कोशिका का शक्ति स्रोत, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? आपको याद है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं तो ये साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किसका निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है? तो आपको पता है ना कि विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ये खाद्य पदार्थों के द्वारा हम इसकी पूर्ति करते हैं। विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी विटामिन ए, हाँ ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क जो है यह जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए भी और शरीर का संतुलन के लिए भी। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की एक संहति है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पाई जाने वाली? तो ये अंडाशय राइट आंसर इसका हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए 66 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो सूर्य के प्रकाश तो बिल्कुल आवश्यक है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि कौन सा कवक जनित यहाँ पर रोग है, ठीक है, कवक जनित रोग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा गंजापन है कवक जनित रोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर गंजापन, दाद, खाज, खुजली, ठीक है, ये सब कवक जनित रोग है। चलो उसके बाद देखिएगा कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये है सैकरोमाइसिस सेरेवेसी। सैकरोमाइसिस सेरेवेसी याद रखेंगे। देखिए अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होता है। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में जो है किसका प्रयोग होता है ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल जो है मंद निश्चेतक के रूप में किया जाता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना जो है इसके विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? देखिए फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना ने अभी हाल ही में भारत और नेपाल के साथ समझौता हुआ है, ठीक है, नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के साथ नेपाल ने हाल ही में खबरों में रहा। देखिए जस्टिसिया क्या है? जस्टिसिया जो है ये क्या है? जस्टिसिया एक एस्ट्रॉयड्स है, एक क्षुद्र ग्रह है, और इस पर ईवीई जो है अपना एयरक्राफ्ट सेंड करने का प्लान कर रहा है 2028 तक, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपको पता है चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। उसके बाद देखिए हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? 57वां जो दिया गया है ये दिया गया है दामोदर मौजे को। और अगर 56वां पूछेगा तो नीलमणि फुकन भी याद रखेंगे, नीलमणि फुकन, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है यह प्रदान किसको किया गया है? तो सबसे पहले याद रखेंगे ये कहाँ के हैं, तो ये बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनो, यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, जॉर्जी
गोस्पोडिनो, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, ये बुल्गारिया के हैं। क्लियर। टाइम शेल्टर के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49वीं G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जापान में किया गया है, हिरोशिमा राइट आंसर हो जाएगा। 50वां जो होगा वो इटली में प्रस्तावित है। ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 22 मई के दिन मनाया जाता है, और इस वर्ष इसका थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सुपर कंप्यूटर एरावत कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पर एरावत स्थापित किया गया है, सीडैक पुणे में। पुणे याद रखेंगे, सीडैक पुणे में। चलिए, 79 नंबर प्रश्न है हमारा कि बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। अच्छा, याद रखेंगे ISSF विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर, बाकू में किया गया। ठीक है, बाकू किसकी राजधानी है, बाकू अजरबैजान की राजधानी है। ठीक है, और इसमें भारत ने टोटल कितने मेडल जीता था, तो भारत ने टोटल 4 पदक जीता था, जिसमें से एक स्वर्ण है, 2 रजत है यानी कि सिल्वर है, और एक ब्रॉन्ज मेडल है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को किया गया है। उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किससे प्रदान किया गया, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए, तो ये किया गया है न्यूयॉर्क टाइम को। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम को किया गया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, पुलित्जर पुरस्कार पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1917 में। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान पूछा गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन सी संस्था करती है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करती है। पहले स्थान पर नॉर्वे है, भारत का स्थान इसमें 161वां है, और सबसे आखिरी स्थान पर 180 नंबर पर जो है उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न बनेगा निश्चित रूप से। अभी फिलहाल जो है 3 पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी से के दर्जा से वापस ले लिया गया। ये 3 पार्टी कौन कौन सी है, तो एक तो एनसीपी है, एक टीएमसी है, और एक सीपीआई है। इनसे जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। पहले 8 राष्ट्रीय पार्टियां थी, 3 लोगों को ले लिया गया, 3 पार्टी का वापस दर्जा ले लिया गया, तो बच गई 5 पार्टी, और एक नया पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, आम आदमी पार्टी को। तो 5 + 1 अब 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं वर्तमान में। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे कि इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये मुंबई में किया गया। कहाँ पर किया गया, मुंबई में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ओरियन युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है। ओरियन युद्धाभ्यास 2023 भारत और फ्रांस के बीच शुरू किया गया है। भारत और फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है। पहली महिला अधिकारी कौन है, बताइए। इनका नाम है दीपिका मिश्रा। इनका नाम क्या है, इनका नाम है दीपिका मिश्रा। ठीक है। चलिए, 68वीं फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर पूछेगा तो याद रखेंगे गंगूबाई काठियाबाड़ी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव को दिया गया। चलिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ चलाया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है यह चाइना बॉर्डर पर चलाया जा रहा है, और इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के गांव शामिल हैं। ठीक है, राज्यों का जो मैं नाम बताया हूं ध्यान रखेंगे, इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के गांव शामिल है। चलिए, अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो फ्रेंड्स, ये जीता है किसने, कर्नाटक ने जीता है, मेघालय को हरा करके। कर्नाटक विजेता रहा है, मेघालय उप विजेता रहा है। उसके बाद देखिएगा कि मैनुएला रोकाबोटी ये किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है, महिला प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बनी है इक्वेटोरियल गिनी की। ठीक है। 91 नंबर देखिए, कह रहा है कि इमनाती चक्रवात जो था अभी हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है, तो इमनाती जो आया था ये मेडागास्कर में। ठीक है। चलिए, भारत का पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका पुणे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुणे में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब हम लोग। 93 नंबर प्रश्न है कि 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर किया गया, फिजी में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं कौन, मोहम्मद
शहाबुद्दीन, ठीक है, शहाबुद्दीन चप्पू मोहम्मद शहाबुद्दीन। चलो उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता था पुरुष एकल का खिताब, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए महिला एकल दिया गया है, महिला एकल का नाम यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर पुरुष का तो नाम दिया ही नहीं गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल में नाम ही नहीं दिया गया, महिला एकल दिया गया, यहाँ पर महिला एकल बना लीजिए, महिला एकल, ठीक है, यहाँ पर क्या बना लीजिए, महिला एकल, ठीक है। चलिए पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे एरिना सबलेंका ने जीता है, एरिना सबलेंका ने जीता है, ठीक है। किसने जीता है? एरिना सबलेंका ने जीता है, एरिना सबलेंका। पुरुष एकल पूछेगा तो नोवाक जोकोविच आपको ध्यान रखना है। अच्छा अभी हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन अभी पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? तो इसको भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, इनका नाम है कार्लोस अल्कराज। कौन जीते हैं? कार्लोस अल्कराज जीते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स ये इंदौर में किया गया। चलिए 97 नंबर है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? तो ये एनटीपीसी ने शुरू किया है। किसने किया है? एनटीपीसी ने जो है शुरू किया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एनटीपीसी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो ये बिहार का कौन सा जिला है? तो ये समस्तीपुर है। उसके बाद देखिए हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय के बिहार के किस व्यक्ति को स्टेट आइकन बनाया है? तो ये मोनिका दास को बनाया है, ठीक है। और स्टेट आइकन वैसे बनाया गया है मैथिली ठाकुर को बिहार में, ठीक है। स्टेट आइकन चुनाव आयोग ने बनाया है, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय में पूछेगा तो मोनिका दास को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं अभी? इससे पहले जो थे ये संजय करोल थे, लेकिन अब बन गए हैं के विनोद चंद्रन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? इनमें से बताना। वैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, इनमें से पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब अगला प्रश्न कर लेंगे 102 नंबर की भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से लिए गए हैं? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर, ठीक है। मूल कर्तव्य किस में है? संविधान के भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में इनको रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थापन के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो ये किया जाता है रेलवे और सामान्य बजट के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? पुंछी आयोग की रिपोर्ट जो है यह किससे संबंधित थी? तो फ्रेंड्स यह केंद्र राज्य संबंध से। उसके बाद देखिए 71वें संविधान संशोधन में जो है 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? तो ये भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये भाषाएं जो है यह जोड़ी गई थी कौन कौन सी? तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ठीक है। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। और अगर आपसे पूछा जाए कि 92वां संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। चूंकि मैथिली को जोड़ा गया था इसलिए इंपॉर्टेंट है। 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। भाग 9 क नगर पालिकाएं किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में किया जाता है? तो देखिए नगर पालिका और ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का अनुच्छेद 243I और नगर पालिका का अनुच्छेद 243Y, ठीक है ना। इसके तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए नगर पालिकाएं लिखा गया तो 243Y हो जाएगा, और यहाँ पर 243I ग्राम पंचायत, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था? नहीं था पूछा गया है, ध्यान से पढ़ करके आंसर बताइए। तो देखिए इसमें योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटा करके कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया गया, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। इस अधिनियम में 500 पाउंड से 1000 पाउंड तक प्रोप्राइटर्स के कोर्ट में एक वोट के लिए योग्यता को रखा गया था, ठीक है, बढ़ाया गया था, तो ये वाला गलत दिया गया है। चलो उसके बाद कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति के सदस्य पूछा गया है, टोटल 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। अध्यक्ष कौन थे?
तो आपको पता है बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। ठीक है, इसमें से कौन नहीं थे? तो BN राव नहीं थे। बाकी देखिए NG अयंगर थे, NG अयंगर। ठीक है, NG अयंगर थे। उसके बाद KM मुंशी भी थे। ठीक है, KM मुंशी भी थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी थे, जिनको कि KM मुंशी कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद साहूता थे। N गोपाला स्वामी अयंगर थे, यही N गोपाला स्वामी अयंगर है। उसके बाद BL मीटर थे और DP खेतान थे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देशिका संविधान का एक अंश है, सही है। शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंग था, ये गलत है। पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये वाला सही है और ये वाला सही है, गलत ये है। तो पूछा गया कि गलत कौन सा है, तो गलत बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? संविधान सभा के सदस्य श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और भी लोग थे। श्री कृष्ण सिंह राइट आंसर हो जाएगा। 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल संकृत्यान किस क्षेत्र से सक्रिय थे? राहुल संकृत्यान छपरा से थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनमें से कौन गांधी जी के सहयोगी नहीं थे? तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी ये लोग थे। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, पश्चिम चंपारण जिला में है। और फ्रेंड्स यह जो है पूछा गया है कि सोमेश्वर श्रेणी, पूछा गया है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की झील, कौन सी बिहार की झील राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है? तो ये कांवर झील है, बेगूसराय की है। ठीक है, रामसर स्थल भी इसको घोषित किया जा चुका है, बिहार का पहला रामसर स्थल है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? पंत जो है ये बिहार के किस जिला में है? तो फ्रेंड्स ये नालंदा में है। उसके बाद देखिए बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है। सोरा खनिज का उपयोग जो होता था ये विस्फोटक बनाने में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में की गई थी, 1959 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार में लिंगानुपात जो है ये 918 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है, सबसे कम मुंगेर में लिंगानुपात है। पुरातात्विक स्थल ताराडीह एवं सोमनाथ पहाड़ी किस जिले के क्षेत्र में है? तो फ्रेंड्स ये गया हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मौलाना मजहरूल हक से संबंधित नहीं रखता है, संबंध नहीं रखता है मौलाना मजहरूल हक से? तो अंजुमन इस्लामिया का गठन ये है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना ये भी है। 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था, महात्मा गांधी जी ने किया था। अशोक पेपर मिल की स्थापना ये दरभंगा के महाराज जी ने किया था, ये संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला एवं ओदंतपुरी महाविहार का संबंध किस काल की कला से है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पाल कला राइट आंसर हो जाएगा इसका। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत 2023-24 में कितने जिलों में एक एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई का निर्माण लक्षित है? बताइए। तो ये आपका 15 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना हेतु वर्ष 2023-24 में कितने राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 550 करोड़ रुपया का। देखिए सुलभ संपर्कता हेतु बाईपास निर्माण योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने बाईपास का निर्माण होना है? तो फ्रेंड्स ये 36 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा निश्चय के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 460 करोड़ रुपया का। ठीक है, 460 करोड़ रुपया का। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 127 है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 निश्चय के अंतर्गत कितने राशि का उपबंध किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा, कितना किया गया है? 5000। ठीक है, 5000 करोड़। उसके बाद देखिएगा कि उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए वर्ष 2023-24 में कितनी राशि का उपबंध है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 600 करोड़ रुपया हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निर्धनता रेखा से। ठीक है, चलिए 130 नंबर करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है?
तो ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी की ओर प्रवसन यानी कि पलायन का निम्न में से सर्वप्रमुख कारण क्या है। तो इसका सर्वप्रमुख कारण जो है गांव में बेरोजगारी का उच्च स्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि परिसीमन कानून जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1859 में पारित किया गया था निम्नलिखित में से किस विषय को संबोधित करता है। तो यह विषय है साहूकार और रैयत यानी कि किसानों के मध्य हस्ताक्षरित ऋण अनुबंध पत्रों की वैधता केवल 3 वर्ष के लिए मान्य होगी। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से गोल क्रांति संबंधित है। गोल क्रांति संबंधित है किससे, तो ये आलू से। ठीक है, आलू उत्पादन से। बुल्क कैपिटलिस्ट, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अंग्रेजी में इसको हम लोग बुल्क कैपिटलिस्ट कहते हैं। किससे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ़ नहीं है वो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो ये विद्युत अपघट्य क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो क्लोरीन में मैग्नीशियम पाया जाता है। 136 का बी राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र खाने वाला सोडा का NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी 1942 में। ठीक है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है किसको फ्रेंड्स, ये दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, चलिए 140 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये पैर में पाई जाती है। ठीक है, इन 140 प्रश्नों में से आप अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए। तब तक मैं आपको मैथ का क्वेश्चन का आंसर फटाफट बता देता हूँ। 141 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं डायरेक्ट आंसर देख करके आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 143 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। 144 का जो करेक्ट आंसर दिया गया है इसका भी ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। 145 का भी ए ही दिया गया है। ठीक है, 145 का भी ए है। 146 का जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, माफ करेंगे, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। चलिए उसके बाद 147 का जो करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए 148 का जो करेक्ट आंसर दिया गया है 148 का डी दिया गया है। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका दे दिया गया है। अभी सॉल्व करने पर पता चलेगा। 149 का करेक्ट आंसर सी दिया गया है और 150 का करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स ये बी दिया गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर